नमस्कार। चलिए सीधे जीव विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और उसके सबसे बुनियादी चैप्टर को समझते हैं, कोशिका, जीवन की इकाई। ये खास तौर पर नीट की तैयारी करने वालों के लिए एनसीईआरटी पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से कि कोशिका आखिर है क्या। फिर इसकी खोज की मजेदार कहानी जानेंगे। उसके बाद हम जीवन के दो सबसे बड़े डिविजन्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का फर्क समझेंगे। फिर एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे जो सब में पाया जाता है, यानी राइबोसोम। और आखिर में हम कोशिकाओं की अलग अलग शेप्स और साइज की दुनिया देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, असल में एक कोशिका है क्या? यही वो सवाल है जो किसी जिंदा चीज को बेजान चीज से अलग करता है। कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक छोटे से कीड़े में असल में फर्क क्या है? जवाब बहुत छोटा सा है, बस एक अद्भुत इकाई की मौजूदगी। तो ये रही सबसे सीधी साधी परिभाषा। कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एनसीईआरटी भी यही कहता है कि एक पूरी कोशिका से कम कुछ भी आजादी से जिंदा नहीं रह सकता। सच कहें तो ये जीवन का सबसे छोटा मुमकिन पैकेज है। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उन वैज्ञानिकों से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार इस छिपी हुई दुनिया का दरवाजा खोला था। तो कहानी शुरू होती है रॉबर्ट हुक से, जिन्होंने कॉक के टुकड़े में छोटे छोटे बक्से जैसी चीजें देखीं और उन्हें नाम दिया सेल। लेकिन वो असल में एक जिंदा सेल को देखने वाले पहले इंसान नहीं थे। वो थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार एक जीवित कोशिका को देखा। इसके काफी बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की। अब आते हैं कोशिकाओं के सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन पर। ये सेल बायोलॉजी का सबसे बड़ा बंटवारा है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी भी है। धरती पर मौजूद हर एक कोशिका या तो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। बस यही दो कैटेगरीज हैं। और दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक चीज है, न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन या झिल्ली का होना। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही है न्यूक्लियस से पहले, और यूकैरियोटिक का मतलब है सच्चा न्यूक्लियस। इसे याद रखने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ये फर्क सिर्फ न्यूक्लियस तक ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं होते। साथ ही उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में बस ऐसे ही तैरता रहता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में अच्छी तरह से पैक होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनेल की जो इन नियमों को नहीं मानता। वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। तो नीट के लिए याद रखने वाली सबसे जरूरी बात, राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और यही वजह है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में मिलता है। इसका काम है प्रोटीन बनाना, और ये सेल में कई जगह मिल सकता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी। है ना ये एक यूनिवर्सल वर्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक बेसिक से दिखने वाली यूनिट कितने अलग अलग कमाल के रूप ले सकती है। कोशिकाओं की दुनिया में जबरदस्त विविधता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है। बेसिक डिजाइन एक ही है, कोशिका, लेकिन ये अपने काम के हिसाब से अनगिनत शक्लों में ढल जाती है। चाहे वो मैसेज भेजने वाले लंबे न्यूरॉन्स हों या ऑक्सीजन ले जाने वाली गोल रेड ब्लड सेल्स। तो अगर हम साइज की बात करें तो सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। ये सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इतना छोटा कि सोचना भी मुश्किल है। और अब इसकी तुलना में देखिए, हमारे खून की एक रेड ब्लड सेल का डायमीटर लगभग 7.5 माइक्रोमीटर होता है। मतलब ये सबसे छोटी कोशिका से 20 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। और फिर स्केल के दूसरे छोर पर शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका है। सोचिए जरा, माइकोप्लाज्मा से लेकर शुतुरमुर्ग के अंडे तक, यह है सेल के साइज की रेंज। अब सबसे मजेदार बात यह है कि कोशिका की शेप सीधे सीधे उसके काम से जुड़ी होती है। जैसे ये देखिए, लंबी और शाखाओं वाली नर्व सेल, ये सिग्नल दूर तक भेजने के लिए बनी है। और ये गोल बाइकॉन्केव रेड ब्लड सेल्स, इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से पिचकी हुई हैं ताकि ये सबसे पतली नसों से भी आसानी से निकल सकें।
तो हम आपको इसी दमदार सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर आज हर कोशिका की शेप उसके जिंदा रहने के लिए इतनी जरूरी है, तो सोचिए कि अरबों साल पहले जो पहली कोशिकाएं थीं, उन पर अपने माहौल में जिंदा रहने और इस धरती पर जीवन की शुरुआत करने के लिए सही शेप और स्ट्रक्चर बनाने का कितना जबरदस्त एवोल्यूशनरी प्रेशर रहा होगा।